नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जीवन संध्या उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका है आशापूर्णा देवी। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि अचानक ही नीता जब उनके घर पहुंच जाती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अरे बिना कोई खबर दिए यहाँ आ गई, सुचिंता ने कहा। तुम्हारे तो यहाँ कई नाते रिश्तेदार भी इसी शहर में रहते हैं। कोई जवाब देने के पहले ही नीता अचानक चौंक पड़ी। उसने अपनी पीठ पर मृदु कोमल भरा हाथ का स्पर्श महसूस किया। साथ ही उसने देखा, देख लिया नहीं तो मैं झूठ नहीं कहता था, हमारा कोई नहीं है यहाँ, तो सब मर गए हैं। ओ पिताजी ऐसी बातें नहीं करते, अभी सुचिता बुआ जीवित है, स्वस्थ है, और देखो तुम्हारे सामने खड़ी है। बेवकूफ मत बना मुझे नीतू। सुचिंता ये क्यों होने लगी? सुचिंता के पति के पास काफी रुपए हैं और सुचिंता की देह पर ढेरों गहने रहते हैं। अरे उनके सारे गहने चोरी हो गए पिताजी। चोरी हो गए? वह थोड़े से परेशान लगे, लेकिन फिर नाराज होकर बोले, तो क्या उसका पति दोबारा खरीद नहीं सकता? कैसा पति है वह? देंगे, जरूर देंगे, तुम तो आ ही गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा। वाकई सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। सुचिंता अपने दरवाजे से हटकर आगे बढ़ गई। अब तक वे दरवाजे के दोनों पल्लों को तुरंत बंद कर देने वाली मुद्रा में उन्हें दोनों हाथों से पकड़े हुए खड़ी थी। अनुपम कुटीर की हवा कुछ बोझिल हो उठी। बेहद धीमी आवाज में सुचिंता ने पूछा, कितने दिनों से यह हाल है? कुछ ही दिन हुए, धीरे धीरे करके नीता ने कातर होते हुए कहा। बुआ मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? बुआ पिताजी को स्वस्थ करने के लिए, सुचिंता ने असहायता भरे स्वर में कहा। लेकिन मेरे बेटे क्या सोचेंगे? यह कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ आत्म जिज्ञासा थी। हो जाएगा बुआ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नीता के स्वर में इतना आत्मविश्वास था तो किस बात का? क्या नीता ने सुचिंता के बेटों के बारे में नहीं सोचा था? उनके विरोध को क्या नीता संभाल सकेगी? तुम लोग आपस में फुसफुसाकर कैसी बातें कर रहे हो? गंजे सिर वाले व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं पिताजी, बुआ पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या लेते हो। पूछ क्यों रही है? उसे नहीं पता क्या? वह तो पुरानी बात हो गई ना पिताजी, अब तो तुम डॉक्टर की राय के अनुसार नहीं चलते हो ना। अरे हाँ हाँ। वे अपने सफ़ेद दांतों को झल्लाकर हंसने लगे और बोले, देख लिया सुचिंता, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। लेकिन क्या तुम वाकई सुचिंता हो? पहले वाली सुचिंता? सुचिंता तो आभूषणों से लदी रहती थी। अब तक सुचिंता के तीनों बेटों की भी आंखें खुल चुकी थीं। अपने अपने कमरों के दरवाजों के पर्दों को सरकाकर वे सब चकित होकर खड़े हुए थे। यह जरूर था कि सुचिंता की तरह वे सभी कौन कहकर चीख नहीं पड़े थे। उन्हें देखकर सिर्फ यही लगता था कि वे सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलना भूल गए हों और चकित होकर सोच रहे हों कि ये कौन है और कब आए। इनके यहाँ आने की बात क्या उनमें से किसी को नहीं मालूम थी? इन वृद्ध सज्जन का क्या कभी उन लोगों ने पहले देखा है? लगता तो है। वही जब एक बार दिल्ली या आगरा कहीं घूमने गए थे। हाँ याद आया, दिल्ली में ही कहीं घूमने जाते हुए सुचिंता अचानक ठिठक गई थी। सामने से आने वाले सज्जन को देखकर वे कौन कहकर चीख पड़ी थी। ठिठक तो सज्जन भी गए थे, साथ ही उनके चेहरे पर भी समान बेचारगी का भाव फूट पड़ा था। क्या ये वही सज्जन है या सिर्फ भाव सम्य है? शायद यही होगा। लेकिन उसके बाद जाने क्या हुआ ठीक से याद नहीं। शायद अनुपम शोर मचाते हुए नजदीक चले आए थे और माँ आगे बढ़ गई थी। लेकिन यह लड़की नहीं, इसे तो इन लोगों ने कभी नहीं देखा। कौन है माँ? इंद्रनील कमरे से बाहर निकल आया। माँ के पास आकर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कौन है माँ? कौन? सुचिंता क्या कहे समझ नहीं पाई। कौन सा परिचय देने को था भी क्या? सुचिंता मित्र की किसी तरह के रिश्तेदार हो सकते हैं। यह सुशोभन मुखर्जी, यह लड़की सुचिंता को ऐसे संकट में फंसाने के लिए क्यों चली आई? जाने क्या है उसका नाम? नाम तो वाकई नहीं पूछा। पूछे क्या? फिलहाल सुशोभन से ही संकट मुक्त किया इस बात को लेकर के। इस लड़की का नाम पूछने की असुविधा के साथ ही इंद्रनील के प्रश्नों का जवाब देने की विपत्ति से भी अपनी कन्या की हथेली पकड़कर डरे हुए उन्होंने पूछा, नीतू ये लोग कौन है? नीतू बहुत दिनों से सुशोभन से निपट रही थी, इसलिए ना तो वह दुखी हुई ना परेशान। बड़ी सहजता से बोली, तुम्हारा भी जवाब नहीं पिताजी, वाकई तुम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। ये लोग सुचि बुआ के बेटे हैं। बेटे? सुचिता के इतने बेटे? मेरी तो सिर्फ एक लड़की है। समझी सुचिंता, सिर्फ एक।
जब इतनी सीढ़ी तभी इसकी माँ मर गई, इसके बाद तो खैर सभी मर गए। ऐसी स्थिति में सुचिंता क्या अपने लड़कों से नजरें मिलाती? क्या वे लड़कों की उपस्थिति से बेखबर हो जाती? शायद यही सुविधाजनक होगा। शायद इसलिए वे भी अत्यंत सहजता से बोली, वाह यह तो खूब रही, तुम सभी को मारे डाल रहे हो। यह जो हूं मैं, क्या मैं मर गई? अरे हाँ, तुम तो जिंदा हो। सुशोभन आश्वस्त हुए। लगा सुचिंता के बेटे भी आश्वस्त हुए। उन्होंने सोचा माँ के कई संबंधी होंगे, संबंध बहुत दूर का होगा, तभी इन लोगों को आज से पहले कभी नहीं देखा ना सुना। पूछा कुछ, बोलता है कुछ, पागल वागल लगता है। लेकिन ये लोग यहाँ आए क्यों? क्या इन लोगों की यहाँ आने की बात थी? और इस बात को तो सिर्फ सुचिंता ही जानती थी। ताज्जुब है। और यह लड़की भी कब से सुचिंता के इतना करीब हो गई थी? नाम पूछने की असुविधा से सुशोभन ने मुक्ति दिला दी। इसलिए सहज होकर सुचिंता ने पूछा, इतनी सुबह तुम लोग किस गाड़ी से आए नीतू? नीता हंस पड़ी। उस दुर्भाग्य की कहानी को आप मत पूछिए बुआ, हम लोग क्या आ जाए हैं? रात भर तो वेटिंग रूम में पड़े हैं। आखिर क्यों, क्या करती? आने की बात तो शाम के 7 बजे थी की गाड़ी 3 घंटे लेट आई। और उतनी रात को कहाँ मकान ढूंढती फिरती? यहाँ तो पहले कभी नहीं आई थी। ओह, तब तो कल रात तुम लोगों ने काफी परेशानी में बिताई होगी। नीतू अब झटपट नहा धोकर कुछ खा पी लो। सुशोभन तुम भी नहाओगे ना? अगर नीतू इजाजत दे तब, सुशोभन ने कहा। हाँ बाबूजी, तुम भी नहा लो, कल नींद अच्छी नहीं आई थी। चिंता ने सुबल को आवाज दी कि बाजार से कुछ ले आओ, मिठाई ले आओ, रसगुल्ला मिले तो रसगुल्ला ले आना। रुपए दूं? नहीं, मेरे पास रुपए हैं। सुबल तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। सहसा नीलांजन की तीखी चिल्लाहट उसकी पीठ पर मुक्के जैसी आकर लगी। अरे इस तरह से बीच रास्ते में सामान क्यों रखा है? इनसे मतलब सूटकेस और बिस्तर पर बंद से था। अचानक क्या गूंगा मकान बोलने लगा? मुखरित हो उठा, चंचल हो उठा। कुछ ही देर बाद सुचिंता के कमरे में नीलांजन ने प्रवेश किया। यह बात हम लोगों को पहले बता देती तो क्या नुकसान हो जाता माँ? यह तो तय था कि हम लोग मना नहीं करते। बेटे के इस अप्रत्याशित अभियोग से क्या सुचिंता के चौंकने की बारी थी, या अपने को आहत महसूस करना चाहिए था? इसी बात के लिए क्या वे सारे समय खुद को तैयार नहीं कर रही थी? क्या उन्होंने नीता के सामने सबसे पहले खुद ही इस सवाल को नहीं पूछा था कि मेरे बेटे क्या सोचेंगे? वे बोली, तुम गलत समझ रहे हो नीलांजन, उनके आने का पता तो मुझे भी नहीं था। यह क्या विचित्र किस्म की अविश्वसनीय घटना नहीं लगती आपको? सुचिंता ने सिर उठाकर देखा। उसका सौम्य शिष्ट लड़का सहसा ना जाने कैसा अशिष्ट लग रहा था। इसके बावजूद उन्होंने स्वयं को संयत रखा। बोली, दुनिया में ना जाने कितनी अविश्वसनीय घटनाएं घटती रहती हैं, इसको भी उसी तरह की एक घटना समझ लो। उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ी लगती है। हाँ, मानसिक रोग है, दवा कराने के लिए ही कलकत्ता आए हैं, लुम्बिनी में दिखाना है। लेकिन यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि इस काम के लिए इस मकान को क्यों चुना। यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या अब तुमको वाकई समझ नहीं आ रहा माँ? यह कहकर सुचिंता को स्तब्ध करते हुए नीलांजन कमरे से बाहर निकल गया। इसके काफी देर बाद जब नीता अपने पिता को लेकर बाहर चली गई, तब सुचिंता अपने सबसे बड़े लड़के के पास जाकर हाजिर हुई और बोली, मुझे बिना सूचित किए ही नीता अपने पिता को लेकर यहाँ चली आई। क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे? निरुपम अपनी माँ की ओर देखकर बोला, यह बात क्या कह रही हो माँ? कहने की बात ही है। ऐसा लगता है नीलांजन मेरे पर यकीन नहीं कर रहा है, नाराज होता है। नाराज होने की इसमें क्या बात है? अगर मैं तुम लोगों को बिना बताए ऐसा कुछ करूं जो तुम लोगों के लिए असुविधाजनक हो, तो वह जरूर नाराज होना उसके लिए पर्याप्त कारण होगा। निरुपम अपनी पुस्तक से में आंखें गड़ाते हुए बोला, तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो सारी बात वहीं खत्म। सुचिंता अपने लड़के के झुके हुए चेहरे की ओर देखा, जिस पर एक परम निर्लिप्तता थी। जैसे अभी इसी वक्त कोई अगर आके पूछे, तुम लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, तो वह बता नहीं पाएगा। बहुत सोच विचार कर कहेगा, क्या कहूँ, कुछ याद नहीं पड़ता। नीलांजन के व्यवहार से सुचिंता ने अपमानित सा महसूस किया था, लेकिन निरुपम का इस कदर उदासीनता भी उसने कुछ सुख और सम्मान देने वाला नहीं था। इन कुछ ही घंटों में क्या सुचिंता का मन बदल गया था? क्या वे अनुपम कुटीर की उस उपलब्धि को भूल गई? कटु स्वर में बोली, लेकिन नीता को लेकर तुम्हारे मन में कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा? तुम कुछ जानना नहीं चाहते? अरे इसमें जानने की क्या जरूरत है? जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जिससे इतनी बड़ी सहजता के साथ वह चली आई। क्या सुचिंता अपने बेटे को इसकी कैफियत देने आई थी? कहती, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो कभी उसे देखा तक नहीं।
अपनी स्वार्थवश दुस्साहस करके यहाँ चली आई। अपने पागल पिता के साथ नाते रिश्तेदारों को यहाँ जाने में संकोच हुआ होगा, इसलिए इस गैर रिश्तेदार के यहाँ उसने धावा बोल दिया। या यह कहती, देखो कितनी मुश्किल है हम लोग इतने शांतिपूर्ण गृहस्थी में, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई, बल्कि इसकी उल्टी बात ही कह गई। अब जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो उनके लिए तो एक कमरा खाली कर देना ही पड़ेगा। निरुपम ने एक बार पुनः पुस्तक से अपनी नजरें उठाई और बोला, ठीक है माँ, जब तक जरूरत होगी मैं नीचे ड्राइंग रूम में रह लूँगा। नीचे? क्यों, क्या कोई नीचे के तल्ले में नहीं रहता क्या? रहता है या नहीं यह नहीं कह रही, लेकिन इतनी अधिक असुविधा उठाने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा होगा कि तुम इंद्र के कमरे में चले जाओ। यह बात निरुपम से कहने वाली नहीं थी, उसके स्वभाव की सुचिंता जानती थी। एक कमरे में दो व्यक्तियों का एक साथ रहना निरुपम की रुचि के सर्वथा विरुद्ध था। उसका कहना था कि अगर व्यक्ति का एकांत ही नष्ट हो गया तो रहा क्या। पहले वाले मकान में हर एक हिस्से में अलग अलग कमरा नहीं पड़ता था, क्योंकि अनुपम के मेहमान और नाते रिश्तेदार कोई ना कोई हर भक्त घर में डेरा डाले ही लेता था। नीलांजन और इंद्रनील हमेशा एक ही कमरे में लिखते पढ़ते सोते रहे, लेकिन निरुपम ने कभी वैसा नहीं किया। वह दुछत्ती में भी अकेला ही रहता था। बस जो भी हो, बस अपना हो। खैर, इस घर में यह व्यवस्था कायम हो गई और तीनों बच्चों को अलग अलग कमरे मिल गए। तब भी सुचिंता ने आज इस प्रस्ताव को निरुपम के ही सामने रखा। ऐसा क्या किया? नीलांजन से नाराज होकर, या कि निरुपम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा यह सोचकर, या सुचिंता चाहती थी कि यह प्रस्ताव ही रद्द हो जाए, और रद्द ही हुआ। निरुपम अपनी परिचित मुस्कान की छटा बिखेरते हुए बोला, उससे तो बल्कि निचले तल्ले में रहना अधिक सुविधाजनक होगा माँ। भगवान ही जानता है कि सुचिंता क्या चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसका पारा गर्म हो गया। बोली, कोई क्या करता है क्या नहीं करता इसे नहीं कह सकती, क्या जरूरत है होने पर कोई अपने कमरे में रहने के लिए छोटे भाई को थोड़ी जगह नहीं देता। एक नई भाषा के धक्के से अनुपम कुटीर की दीवारें चौंक गई। इसके पहले तो कभी ऐसी बातें और इतनी जोर की बातें सुनने में नहीं आई थी। आश्चर्य, इस बात से तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो माँ? निरुपम हक्का बक्का रह गया। मुझे नहीं मालूम, इससे भी घटिया बात इस दुनिया में कोई और हो सकती है। घर में मेहमान आए हैं, अपनी अभ्यस्त व्यवस्था से थोड़ा फेरबदल तो होगा ही, यही बात है ना। इसको लेकर एक समस्या बना लेना यह कहाँ की बात है। मुझे नीचे तल्ले में रहने में कोई असुविधा नहीं होगी। और तुम सोओगे कहाँ? दीवान पर। यह तय नहीं है कि वे लोग यहाँ कितने दिन रहेंगे। कहीं वे भूमिका तो नहीं भरा रही थी सुचिंता? काफी दिनों तक उनके रहने की संभावना के सूत्र को क्या सुचिंता उनके सोचने समझने के साथ नहीं जोड़ दे रही थी? लेकिन इस बात से निरुपम कतई उत्तेजित नहीं हुआ, न चौंका, बल्कि हंसकर बोला, उससे क्या, अस्थायी अवस्था अगर स्थायी भी हो जाए तो व्यक्ति उसका अभ्यस्त हो ही जाएगा। लेकिन सुचिंता को आज पता नहीं क्या हो गया था। क्या उन्होंने हवा से लड़ने की ठान ली थी? इसलिए बेहद गंभीरता पूर्वक बोली, स्थायी होने की बात लेकर इतनी दूर की कौड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर ठीक है, तुम में से किसी को भी कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। मैं ही उस और के छोटे वाले कमरे में रह लूंगी। छोटे वाले कमरे में मतलब सीढ़ी के बगल वाले कमरे में, वो सूटकेस रखने वाला कमरा? वैसे कमरा अच्छा ही है, दक्षिण दिशा में की खिड़की भी है, अच्छी हवा आएगी, लेकिन वहाँ तो गृहस्थी की अतिरिक्त चीजें ठुसी हुई हैं। तुम उस छोटे से कमरे में रहोगी? निरुपम चकित होकर बोला। और उन बक्सों पिटारों में का क्या होगा? कुछ खाली कर लूंगी। दो लोग हैं, एक बड़ा कमरा ना होने के कारण में असुविधा होगी। नीता को रात में अपने पिता के पास ही रहना पड़ता है। झक्की आदमी का भला क्या भरोसा उसका। निरुपम पुनः हाथ की किताब को पर नजर गड़ाते हुए बोला, मेहमानों के लिए अगर तुम खुद ही इतना त्याग करना चाहती हो माँ, तो इस प्रसंग को उठाने की जरूरत ही नहीं। ठीक ही है, तुम जो भी करोगी उम्मीद है समझबूझ कर करोगी। निरुपम ने पुस्तक पर सिर्फ आंखें ही नहीं गड़ाई, बल्कि उसने अपने मन की बाहरी दुनिया से भी फेर लेने की भंगिमा बना ली थी। लेकिन उसके झुके हुए चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान की फूट पड़ी, जिसे देखकर सुचिंता स्तब्ध हो गई और वहां से लौट आई। लौटकर किसी दूसरी बात की चिंता किए बिना सिर्फ यही सोचने लगी कि निरुपम की हंसी के पीछे आखिर राज क्या था। बहुत देर तक सोचती रही। इसके बाद उसे लगा उस पुस्तक में ही जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जिससे उसे हंसी आ गई, और ऐसा सोचकर वह मनी मन आश्वस्त हुई। बहुत देर बाद काफी दिन चढ़े नीता अपने पिता और इंद्रनील को लेकर लौटी। वह इंद्रनील को भी जबरदस्ती साथ ले गई थी। उसे ही पटाते हुए बोली, चलिए ना मेरे साथ, कलकत्ते के राह घाट पहचानवा दीजिए। मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ यहाँ। क्यों, कलकत्ता पहले कभी नहीं आई? आऊँगी क्यों नहीं, वह तो बाबूजी की सगी
उनकी बालिका बेटी होकर आई थी, और वह भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ। उन लोगों ने खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, फिल्में दिखाई। उन सभी को साथ लेकर पिताजी एक साथ 3-4 टैक्सियों का जुलूस बनाकर कलकत्ता घूमने के लिए निकलते थे। उन दिनों भला रास्ता पहचानने की भला मुझे क्या जरूरत महसूस होती। अनुपम कुटीर की बर्फीली ठंडक को झेलकर प्रकाश की ऊष्मा को प्रवेश करते हुए देखकर ऐसा लगा कि इंद्रनील की भी जान में जान आई। किसी से बात करने का कोई मौका ना पाकर उसका वहां दम घुटने लगता था, इसलिए ऐसा अवसर पाकर वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अधिक बातें करना इस घर के नियमों के खिलाफ था। शायद वह इस बात को भूल ही गया था। इंद्रनील ने हंसते हुए कहा, कभी कभी लड़कियां जानबूझकर बहुत बार बालिका अथवा नाबालिका बने रहना चाहती हैं। लड़कियां क्या चाहती हैं यह खबर अभी से आपने रखनी शुरू कर दी। बड़े लायक लड़के हैं आप तो। अरे लायक होने की बात तो आप ही ने स्वीकार कर ली, तभी ना पथ प्रदर्शन के लिए ले जा रही हैं। उसे हमारी कृपा समझिए। आपके दोनों बड़े भाई तो बेहद व्यस्त रहते हैं, तो मुझे क्या बेकार समझ लिया। किसी को एक बार देखकर मैं उसे पहचान लेती हूँ। भगवान ने ऐसी विशेष क्षमता दी है मुझे। अच्छा, तो इंद्रनील हंसने लगा। इससे बात साफ जाहिर है कि भगवान की दी हुई क्षमता भी बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, देखी जाएगी। सुचिता अपने सबसे छोटे बेटे के खिले खिले चेहरे की ओर चकित होकर देख रही थी। इतनी बातें उसने कहाँ से सीखी? इतनी खुशी की बात क्या थी? जब वे लोग घूमकर लौटे तो और भी अधिक चकित हुई कि उसका कोई ठौर ठिकाना ढूंढे नहीं मिला। उन्होंने पाया कि इन कुछ ही घंटों में दोनों एक दूसरे को तुम कहकर बुलाने लगे, लेकिन उन दोनों की और अधिक देर तक देखने का समय कहाँ मिला सुचिंता को। इसी बीच सुशोभन उनके बहुत निकट खिसक आया और फुसफुसाकर कहने लगा, देखो सुचिंता, तुम्हारा यह लड़का तो बिल्कुल कायदे का नहीं है। सुचिंता ने आशंकित नजरों से देखा, ख्याल नहीं किया कि सुशोभन उनके बहुत निकट चला आया है। वे डरकर सोचने लगी, जाने क्या बात हुई कि कहीं पागल सोचकर इंद्रनील ने उसकी अवमानना तो नहीं कर दी। बिना कुछ पूछे सिर्फ ताकती रही। उसे तुम जरा डांट देना, सुशोभन ने कहा। गाड़ी में सारे समय वह मेरी लड़की से झगड़ता रहा। यही बात है तो फिर ठीक हुई। सुचिंता आश्वस्त हुई, लेकिन क्या वह पूर्णतः आश्वस्त हो पाई? नहीं। सोचने लगी, यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? सुशोभन की लड़की के स्वभाव से सुचिंता परिचित नहीं थी। शायद वह बेहया वाचाल हो, शायद हमेशा से अपने बाप की छत्र छाया में पलने के कारण वह पिता जैसी ना बनकर अपने स्वभाव में अपनी माँ जैसी बन गई हो, जो पृथ्वी पे उसे जन्म देते ही छोड़कर चली गई। लेकिन वे अपने लड़के को तो भली भांति जानती थी। स्वभाव में वे अपने बड़े भाइयों की तरह धीर गंभीर नहीं था, लेकिन इतनी ही बात से मैं इतना हल्का वाचाल हो जाएगा, यह तो वह नहीं जानती थी। लेकिन क्या वे खुद ही अपने आपे में थी? क्या वे कह पा रही थी कि सुच्छी सुशोभन इतने नजदीक क्यों आ गई है, उचित नहीं, उधर जाकर बैठो? नहीं कह पाई ऐसा। सिर्फ पागल व्यक्ति की इस दुश्चिंता को खत्म करने के लिए बोली, यह बात है, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। भूल गए तुम्हारी दादी कहती थी, बच्चों का आपस में मेल जोल, फिर आपस में झगड़ना, भला इसमें कोई समय लगता है? अपनी दादी की बातें तुम्हें याद नहीं? दादी? मेरी दादी? मेरी दादी तुम्हें क्यों याद है सुचिंता? अचानक अवेब में आकर उन्होंने सुचिंता के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। कितने आश्चर्य की बात है, अच्छा कहो तो मैं सारी बातें कैसे भूल गया? सुचिंता के चेहरे पर एक उत्ताप छा गया। कितनी शर्म की बात है। नहीं नहीं, यह संभव नहीं, कतई नहीं। इस लापरवाह को घर में रखना उचित नहीं होगा। आज ही वे नीता से कहेंगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरा नुकसान करने चली आई? आखिर क्या कहेगी कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार हैं, तुम वहीं चली जाओ। वह अपना धीरे धीरे हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन सफल नहीं हुई। पागल की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। सुशोभन ने उनके कंधों को और जोर से पकड़ लिया और जकड़ने लगा और बड़े कौतूहल से बोलता, चलो चले, हम लोग कहीं अकेले में बैठकर बचपन की बातें करें। सुचिंता ने हताश होकर नीता की ओर देखा। नीता की नजरों में अनुनय भरा था। फिर वह अपने पिता को पकड़कर खींच लेने की मुद्रा में उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, पिताजी तुम भी खूब करते हो। इस वक्त बैठकर तुम लोग मजे से बचपन की बातें करोगे। देखो कितनी देर हो गई, भूख नहीं लग रही? भूख? अरे हाँ, भूख तो लगी है। वही तो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है।